आज सेकेंड ईयर की पहली क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं जैसे इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक इतिहास। अब सेकेंड ईयर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट पार्ट में मध्यकालीन भारत का इतिहास और हमारा सेकेंड भाग है भारतीय संस्कृति के मूल आधार या मूल तत्व। फर्स्ट ईयर में आपने प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा और लास्ट में जो हमारा टॉपिक था उसमें भारत के इतिहास की जानकारी से संबंधित कुछ फारसी स्रोतों का अध्ययन भी हमने किया था और उन्हीं फारसी स्रोतों को यहाँ पर हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी के फारसी स्रोत हैं। तो डिटेल में हमने उसको फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया था। थोड़ी सी आपको उसकी जानकारी दे देंगे, जैसे चचनामा है, फतवात फिरोज शाही है और किताबुल हिंद है, किताबुल रहला है, जिनके बारे में हमने अध्ययन करा था। जो हमें पूरे तुर्क साम्राज्य के बारे में, यहाँ पर तुर्क साम्राज्य का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, उसकी संपूर्ण जानकारी हमें मिलती है। इतना ही नहीं, तत्कालीन जो हमारी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्थाएं थी, यहाँ तक कि जो भौगोलिक व्यवस्थाएं हैं, हमारा सांस्कृतिक जीवन है, उसके बारे में भी काफ़ी विस्तार से जानकारी दी गई है। आपने राजस्थान की हिस्ट्री में पढ़ा था कि राजस्थान में किस तरह से यहाँ पर तुर्कों के आक्रमण हुए और राजपूत शासकों के द्वारा उनका किस प्रकार से प्रतिरोध किया गया। अभी तुर्क आक्रमणों की शुरुआत कब से होती है? आपने संभवतः पहले कभी पढ़ा होगा। हमारे यहाँ जो पहला अरब आक्रमण हुआ था वो हुआ था 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था। सिंध पर इसका आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में और यहाँ का उस समय राजा या शासक जो था वो था दाहिर। ठीक है, तो इस आक्रमण के समय में 712 ईस्वी में ये पहला आक्रमण हुआ था सिंध पर। उस समय यहाँ का शासक दाहिर था और इसने यद्यपि इस अरब आक्रमण का प्रतिरोध किया था, लेकिन एक घमासान युद्ध में दाहिर की मृत्यु हो गई। इसके बाद आप देखिएगा 712 के बाद लगभग 200 वर्ष तक हमारे यहाँ कोई आक्रमण नहीं हुए। इसका संभवतः कारण ये था कि या तो तुर्क जो थे वो अपने गृह युद्धों में संलग्न थे, दूसरी बात कि हमारे भारतीय शासकों में कहीं ना कहीं एकता रही होगी और उन्होंने सामूहिक रूप से इन आक्रमणों का प्रतिरोध किया था। अधिकांश हमारे यहाँ जो आक्रमण हुए आप देखिए वो आक्रमण होते हैं हमारे उत्तर पश्चिमी सीमा से। सीमांतर से ठीक है, यहाँ से आक्रमण की हमारे शुरुआत होती है। अब आप देखिएगा इन आक्रांताओं में जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रांता था, प्रथम सबसे महत्वपूर्ण आक्रांता था वो था महमूद गजनवी और काफी प्रसिद्ध नाम है महमूद गजनवी का। और दूसरा महत्वपूर्ण नाम आता है मोहम्मद गौरी का। ठीक है, अब आप देखिए ऐसा माना जाता है कि 1000 ईस्वी से लेकर 1026 ईस्वी तक, 26 कहीं कहीं से 27 ईस्वी में मिलता है, इस अवधि में यानी इन 26-27 सालों में 17 बार महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किए। ये इसके कुल आक्रमणों को लेकर के इतिहासकारों में काफी मतभेद भी है, कुल कितने आक्रमण महमूद गजनवी के द्वारा भारत में किए गए थे। लेकिन अधिकांश इतिहासकारों की जो राय है वो ये माना जाता है कि 17 बार महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किए थे। अब ये महमूद गजनवी कौन था? ये तुर्क आक्रांता था। इसके पिता का नाम था सुबुक्तगीन। पिता का नाम था इसके सुबुक्तगीन। जो कि एक सामान्य अधिकारी था और सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद
जो तुर्क अमीर थे उन्होंने इसके छोटे भाई यानी महमूद गजनवी के छोटे भाई इस्माइल को गद्दी पर बैठा दिया था, लेकिन महमूद गजनवी ने उस संघर्ष करके गृह युद्ध में अपने छोटे भाई इस्माइल को परास्त किया और उसके बाद उसने स्वयं सिंहासन पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। महमूद गजनवी के वंश को गजनवी वंश और या यामिनी वंश के नाम से भी जाना जाता है और इस वंश का ये सबसे प्रसिद्ध शासक था। अब देखिए आप, ये यामिनी या गजनवी वंश का ये जो तुर्क आक्रांता था, निश्चित रूप से भारत पर उसने आक्रमण किया, तो उसके इस आक्रमण के उद्देश्य भी रहे होंगे और उन उद्देश्यों में यदि हम देखें, आप चाहें तो देख सकते हैं, उसका आक्रमण का प्रथम उद्देश्य जो माना जाता है वो है धन संपदा की प्राप्ति। मतलब ये माना जाता है कि भारत के अंदर, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, हमारे यहाँ धन संपदा की कोई कमी नहीं थी। तो ये माना जाता है कि उसके आक्रमण का जो प्रथम सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था वो इस एम को लेकर के भारत में आया, यहाँ की धन संपदा को प्राप्त करने के लिए, और धन प्राप्ति के उद्देश्य से उसने यहाँ पर आक्रमण किया। दूसरा इसका कारण था हाथियों की प्राप्ति, हाथियों की प्राप्ति या हाथियों को प्राप्त करने की आकांक्षा। वो यहाँ पर हाथी पाए जाते थे। हम सभी जानते हैं कि युद्ध के लिए जो सेना तैयार की जाती है, जहाँ उसमें अश्वारोहियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वहीं हाथियों का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि युद्ध के दौरान जितना भी भारी सामान, अस्त्र शस्त्र या अन्य रसद सामग्री जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जाती है, उसमें हाथी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और भारत से उसको हाथियों की प्राप्ति आसानी से हो सकती थी। तो अपनी इसी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उसने संभवतः भारत पर अपना आक्रमण किया था। फिर तीसरा है साम्राज्य विस्तार की लालसा, साम्राज्य विस्तार की लालसा। देखिए, संपूर्ण इतिहास में ये माना जाता है कि महमूद गजनवी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था और वो जो उसे साम्राज्य विरासत में अपने पिता सुबुक्तगीन से प्राप्त हुआ था, उससे वो संतुष्ट रहने वाला नहीं था। अतः वो अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करना चाहता था। तो अपने क्षेत्र में, गजनी क्षेत्र में उसने अपने राज्य को एस्टेब्लिश करने के बाद फिर भारत की ओर अपनी दृष्टि दौड़ाई और अपने साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा से उसने भारत पर आक्रमण किए। फिर चौथा माना जाता है इस्लाम का प्रचार प्रसार, इस्लाम का प्रचार प्रसार। देखिए, हम लोग पढ़ते भी हैं, आज की भी हमारी वर्तमान की राजनीति में यदि मुस्लिम आक्रांताओं के नाम आते हैं तो उसमें कुछ एक बड़े महत्वपूर्ण नाम हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। उदाहरण के लिए महमूद गजनवी, औरंगजेब, जिन्हें एक कट्टर मुस्लिम शासक, एक कट्टर मुस्लिम आक्रांता के रूप में जाना जाता है। तो वही महमूद गजनवी एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था और वो भारत पर आक्रमण करके यहाँ अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था और यहाँ पर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था। तो अधिकांश इतिहासकार ये मानते हैं कि ये उद्देश्य रहे होंगे संभवतः महमूद गजनवी के, जिसके कारण उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। अभी हमने बात की थी 1000 से 1026 ईस्वी तक उसके 17 आक्रमण हुए। स्पेशली इसमें आप देखिएगा हमारे प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार है डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद और हमारे यूरोपीय इतिहासकार है सर हेनरी इलियट, जिन्होंने ये माना है कि इस अवधि में उसने 17 आक्रमण किए, जिन आक्रमणों का उद्देश्य मैंने आपको अभी विस्तार से बताया है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। हम जैसे जैसे इतिहास को पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि जितनी बार हमारे भारत पर आक्रमण हुए, उस आक्रमण की जो सीमा है वो है उत्तर पश्चिमी सीमांत राज्य।
इन राज्यों से हमारे यहाँ बार बार आक्रमण हुए। इसका मतलब ये कि हमारी ये जो सीमा थी इन उत्तर पश्चिमी राज्यों की, ये सीमाएं सुरक्षित नहीं थी। संभवतः इसी कारण से बार बार यहाँ से आक्रमण हुए। अब चूंकि महमूद गजनवी एक महत्वाकांक्षी शासक था, देखिए उसके राज्य के पास ही बुखारा राज्य था, जिससे वो ये मानता था कि वैधानिक दृष्टि से बुखारा पर उसका अधिकार है। लेकिन क्योंकि उन परिस्थितियों में वो बुखारा पर डायरेक्ट आक्रमण नहीं कर सकता था, तो सौभाग्य ने उसका साथ दिया। बुखारा में उत्तराधिकार को लेकर के गहरा युद्ध छिड़ा और उस उत्तराधिकार के युद्ध में के समय इस अवसर का लाभ उठा करके उसने बुखारा को भी अपने अधीन कर लिया और उसकी इस निरंतर विजयों से उसने स्वयं को एक स्वतंत्र शासक घोषित करा और तत्कालीन खलीफा थे उस समय बगदाद के तत्कालीन खलीफा थे अल कादिर वल्ला भी बोलते हैं और कहीं कहीं आपको अल कादिर बिल्ला भी लिखा मिलेगा, बिल्ला। ठीक है, आप देखिएगा अल कादिर बिल्ला ने उसे सुल्तान के पद की मान्यता प्राप्त की और उसे विभिन्न उपाधियों से भी नवाजा। तो स्वाभाविक है, क्योंकि मुस्लिम जगत का एक बहुत बड़ा जो धार्मिक गुरु है वो इसे माना जाता है खलीफा को। अब खलीफा से भी उसको मान्यता प्राप्त हो गई थी और उसने धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार भी प्रारंभ कर दिया था। अब इन समस्त परिस्थितियों में हम देखें तो उसने भारत पर जब आक्रमण किए तो हमारे जो उत्तर पश्चिमी सीमांत राज्य हैं उनमें सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ का राजा था या शासक था जयपाल। सर्वप्रथम जयपाल पर उसने आक्रमण किया। जयपाल ने यद्यपि उसका विरोध किया और जयपाल ने उसको परास्त करने की कोशिश भी की, लेकिन दुर्भाग्य ये था कि अपने इस उद्देश्य में उसको सफलता नहीं मिली और अंततः उसने महमूद गजनवी के हाथों पराजय को झेला। प्रारंभिक दौर में खाली उसके कुछ जो दुर्ग थे, सीमांत दुर्ग थे, उन पर अधिकार करके महमूद गजनवी वापस लौट गया था। लेकिन पुनः महमूद गजनवी ने जब दूसरा आक्रमण किया जयपाल के ऊपर, तो इस बार जयपाल और उसके कई संबंधियों को बंदी बना लिया गया और ऐसा माना जाता है कि 25 हाथी और लगभग 2.5 लाख दिनार के बदले जयपाल और उसके संबंधियों को रिहा किया गया। अब ये जो घटना हुई जयपाल के साथ, उससे जयपाल को काफ़ी उसने अपना अपमान महसूस करा और इसके बाद उसने स्वयं आत्मदाह कर लिया। उसके बाद उसका पुत्र था जयपाल के बाद जयपाल का पुत्र आनंदपाल शासक बना। आनंदपाल ने भी महमूद गजनवी का विरोध किया और उसने अपनी सेना को संगठित करके उसका प्रतिरोध किया, लेकिन दुर्भाग्य ये था कि आनंदपाल भी उससे पराजित हुआ। अब इसके बाद उसका चौथा और पांचवा आक्रमण जो था महमूद गजनवी का चौथा और पांचवा आक्रमण वो था मुल्तान पर।